गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022, है ना। वार्षिक परीक्षा जो है एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो एनुअल एग्ज़ाम 2022 का है उसका केमिस्ट्री का जो है वो 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप अपने तैयारी में दिन रात अच्छे तरीके से मेहनत भी कर रहे होंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सभी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को आप निश्चित रूप से करके ही जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं कोशिश करूँगा, है ना, कि आपके द्वारा कहा गया है IUPAC नोमेनक्लेचर जो है सो करवाना है, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जा रहा है। तो कोशिश करूँगा न्यू ईयर में या उससे पहले जब भी हो ये टॉपिक कवर करवाने का। तो आइए अभी फ़िलहाल इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। हम आपकी तैयारी में हर चीज़ को पूरा करेंगे जो आपका फरमाइश होगा, ठीक है। हर चीज़ को होगा, लेकिन आप थोड़ा वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिग्नियस, है ना, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। पायरोलिग्नियस एसिड कंटेन, तो इसमें जो है वो 10% एसिडिक एसिड पाया जाता है। पायरोलिग्नियस एसिड जो है उसमें 10% एसिडिक एसिड पाया जाता है। इसके साथ ही जो है वो एसीटोन भी होता है और मिथेनॉल भी होता है ना। मिथेनॉल होता है, एसीटोन के साथ साथ मिथेनॉल और 10% एसिटिक एसिड होता है। तो प्रश्न के हिसाब से यदि आपको याद क्या रखना है कि पायरोलिग्नियस एसिड जो है उसमें 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि ये है एक क्या है, जैसे एक ये अमीन है, लेकिन किस प्रकार का अमीन है। प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है या क्वाटरनरी सॉल्ट लवण है, ठीक है। तो देखिए इस बात को समझिए। प्राइमरी के लिए क्या होता है कि नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन अपने पीछे यदि एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसको प्राइमरी कहते हैं। कैसे, जैसे ऐसे CH3NH, इसको ये नहीं करके CH2NH2। तो इसमें देखिए ये नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अपने पीछे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया, मतलब कैसा, प्राइमरी अमीन हो गया। कैसा, प्राइमरी अमीन हो गया। अब इसी में यदि इसी में देखिए, इसी में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और रहता इधर CH3, तो नाइट्रोजन से जो कार्बन जुड़ा है वो कार्बन एक और एक इधर 2 कार्बन से रह जाता, तो ये 2 डिग्री हो जाता, मतलब प्राइमरी नहीं, कौन सा हो जाता, सेकेंडरी हो जाता। क्या हो जाता, सेकेंडरी, समझ रहे हैं। और यही यदि 3 है, जो कार्बन अमीन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वही कार्बन अपने कितने कार्बन से, 3 कार्बन से यदि जुड़ा हुआ रहे तो क्या हो जाता, 3 डिग्री, यानी कि टर्सरी। क्या हो जाता, टर्सरी अमीन, है ना। तो ये देखिए ना, अमीन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितना कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, मतलब कैसा हुआ, टर्सरी अमीन। ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड इन एक्वस। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन में पूछा गया है। एक पूछा जाता है आपसे गैसियस मीडियम में, है ना, और एक पूछा गया है एक्वस सॉल्यूशन में। तो दोनों फेज में आप याद रख लीजिए। अमीन के लिए दोनों फेज में याद रख लीजिए कि यदि गैस फेज में पूछा जाए अमीन का, सभी अमीन है, ये चीज़ देख रहे हैं ना, सभी क्या है, अमीन है। तो अमीन का बेसिक कैपेसिटी गैस फेज में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री वाला होता है, फिर 2 डिग्री वाला होता है, फिर 1 डिग्री वाला होता है। ये याद रखिए, किस में, गैस फेज में।
गैस फेज में डायरेक्ट दिखता है किसके हिसाब से, जो हम प्रश्न को बताए भी है, कई बार रिपीट हुआ ये प्रश्न, आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के अनुसार देखते हैं। तो 3 डिग्री वाला में सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट होता है प्लस वाला, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, है ना। तो 3 डिग्री वाला अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब गैस फेज का बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो NH2 CH3 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 ये 3 डिग्री अमीन है। इसमें 3 तरफ से आई इफेक्ट है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद अगर बात करें CH2 CH CH2 NH2, इसमें 2 तरफ से आई इफेक्ट है, तो 3 डिग्री के बाद बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री वाला होगा। उसके बाद अगर एक 1 डिग्री वाला अमीन ले CH3 CH2 NH2, इसमें किधर से है, एक ही तरफ से है, तो एक तरफ से आई इफेक्ट है, मतलब 1 डिग्री वाला सबसे कम होगा। इसके बाद कौन होगा, 1 डिग्री। समझ गए। तो गैस फेज में जब पूछे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन प्रश्न हमसे पूछा गया है एक्वस में, जलीय घोल में, है ना, जलीय घोल में। तो जलीय घोल में जो है वो अमीन का ऑर्डर होता है, 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 1 डिग्री वाला होता है, फिर 3 डिग्री वाला होता है, और अंतिम में होता है अमोनिया, ठीक है। इस सीरीज को आप एकदम आप याद रखिए, है ना, कि जलीय घोल में जब पूछे, एक्वस सॉल्यूशन में पूछे, जलीय घोल में पूछे, तो 2 डिग्री वाला अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर होता है 1 डिग्री वाला, फिर होता है 3 डिग्री वाला, और सबसे कम बेसिक होता है अमोनिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन होगा जलीय घोल में, देखिए इस बात को, जलीय घोल में 2 डिग्री वाला होगा, तो 2 डिग्री कौन है, ये तो अनिलीन है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ पा रहे हैं। यही चीज़ यहाँ जलीय नहीं करके गैस फेज में पूछता तो आंसर ये हो जाता, है ना, गैस फेज में पूछता तो आंसर ये हो जाता। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब जलीय घोल में पूछेगा तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर अमोनिया, है ना। लेकिन ये किसके लिए है, एक्वस के लिए, जलीय के लिए। और गैस के लिए एक साथ लिख देते हैं, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ गए। चलिए, 1 डिग्री से फिर अमोनिया सबसे पीछे होगा, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका उत्तर हमारा 2 डिग्री सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर को देखिए कि C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जा सकता है। एक हैसोमोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है, ये इसके द्वारा प्राइमरी अमीन बनेगा, सेकेंडरी अमीन बनेगा, टर्सरी बनेगा, या सभी बनेगा। तो देखिए ना, यदि इस फॉर्मूला से आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, देखिए C3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन 9 गिन लीजिए, 3 और इधर 6, 2 4 6 9 हो गया, और एक नाइट्रोजन। तो ये प्राइमरी अमीन भी लिखा गया। इसी मॉलिकुलर फार्मूला से प्राइमरी अमीन का भी स्ट्रक्चर लिखा गया। उसी तरीके से इसी मॉलिकुलर फार्मूला से यदि हम देखते हैं, इसी मॉलिकुलर फार्मूला से देखते हैं तो क्या सेकेंडरी अमीन लिखाता है, देखिए गिनिए, कार्बन 3 गिनिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 9 गिनिए, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9, 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, यानी कि 2 डिग्री अमीन भी हो गया। अब देखते हैं 3 डिग्री अमीन लिखाता है क्या, CH3 CH3 NH2, है ना। देखिए गिनिए, कार्बन 3 गिनिए, 1 2 3 4 हो गया, और NH2 हो गया, मतलब क्या हो गया, टर्सरी अमीन। अच्छा, अमीन में ये अगर गिना ऐसे किया जाए, है ना, CH3 अब गिनिए कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और हाइड्रोजन 3 कार्बन हो गया, 1 3 3 और 3 6 और 3 9, है ना, 9 हाइड्रोजन भी हो गया और 1 नाइट्रोजन भी हो गया।
मतलब 3 डिग्री वाला अमीन भी जो है, 3 डिग्री अमीन जो है भी लिखा गया, टर्सरी अमीन भी लिखा गया। तो मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है, टर्सरी भी बन सकता है। तो आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 5 नंबर को। निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है ना। सेकेंडरी अमीन किसको अवकृत करने से प्राप्त होता है। तो नाइट्राइल दिया है, नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है RCN, है ना। कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन का होता है RNC, है ना। देखिए, तो इसको जब आप इसको रिडक्शन कीजिएगा, इसको रिड्यूस कीजिएगा तो क्या बनेगा, RCH2NH2, यानी प्राइमरी अमीन बन गया। जो नाइट्रोजन जिससे जुड़ा हुआ अपने पीछे एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री अमीन बना। नाइट्राइल की रिडक्शन से कौन बना, 1 डिग्री अमीन। लेकिन इसको रिडक्शन कीजिएगा, किसको, इसको कार्बाइल को। देखिए, कार्बाइल अमीन को यानी RNC को रिडक्शन कीजिएगा तो क्या बनेगा, RNHCH2, सॉरी CH3। तो ये देखिए, ये जो है इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो इधर भी कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 डिग्री अमीन बना। तो पूछा ही प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसको अवकृत, मतलब रिडक्शन करने से सेकेंडरी अमीन 2 डिग्री अमीन बनेगा। तो 2 डिग्री अमीन किससे बना, कार्बाइल अमीन से। समझ रहे हैं। कार्बाइल अमीन टेस्ट भी आपको बताया गया है, सभी वीडियो को देखिएगा। तो कई ये प्रश्न एकदम रिपीट हो रहा है, ये चीज़ आप जान लीजिए, सभी प्रश्न रिपीटर है। ये 2022 वाला प्रश्न हम बता रहे हैं, इसके पहले 2023 और 2024 का भी सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं। उन वीडियो में देखिएगा तो ये प्रश्न सभी हूबहू एकदम इसी रूप में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गन्ने की चीनी का जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है। यानी केन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव विच ऑफ द फॉलोइंग, C12H22O11, ये केन शुगर हो गया। क्या होगा, केन शुगर। इसको यदि हाइड्रोलिसिस की करवाया जाए तो बनेगा क्या, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, C6H12O6 ग्लूकोज हुआ और फिर फ्रुक्टोज C6H12O6। ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। समझ गए। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा, ऑप्शन सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एंजाइम है। तो एंजाइम क्या है, ये प्रश्न एकदम हूबहू 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये प्रश्न रिपीट हुआ है। एंजाइम प्रोटीन है, जो कि हम बताए हैं। सभी एंजाइम क्या है, सभी एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। ये चीज़ हम बता रहे थे, है ना, कि सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन ही होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से, यानी पूछा है, इसमें इंग्लिश वाला प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छा दोनों को रहने देते हैं ताकि, when acetylene is passed through dilute H2SO4 in presence of HgSO4 the compound formed is। जब एसिटिलीन को जो है सो डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करवाया जाए, किसके उपस्थिति में, मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में, तो क्या बनता है ना, ये पूछा गया है। तो देखिए इसको देखिएगा कि बोला गया है एसिटिलीन है, एसिटिलीन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका अभिक्रिया करवाना है H2SO4 किसके उपस्थिति में, HgSO4 के उपस्थिति में, है ना। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, एसिटल डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, CH3COH, एसिटल डिहाइड। क्या बनेगा, एसिटल डिहाइड। तो एसिटल डिहाइड कौन सा है, सी नंबर होगा आंसर, है ना, एसिटल डिहाइड। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर को देखिए कि अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दिया हुआ है। अभिक्रिया ये को कहते हैं, क्या कहते हैं, कैनिज़रो अभिक्रिया कहते हैं, रोजेनमंड अभिक्रिया कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, या क्लेमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जो 9 नंबर है,
इसमें क्या है, एसिड क्लोराइड को जब रिडक्शन कराते हैं, याद रखिएगा अभिक्रिया को याद रखिएगा, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन पोलाडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराया जाए तो इसका रिडक्शन होकर क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है, सेम कार्बन का, है ना। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हुंस डिकर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, हुंस डिकर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, 9, है ना, हुंस डिकर नहीं, सॉरी। जब ये एसिड क्लोराइड है इसका रिडक्शन प्लाडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करेंगे तो रोजेनमंड होगा। क्या होगा, रोजेनमंड अभिक्रिया होगा, है ना। ये रोजेनमंड अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया को देख के आप याद रखिए कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, रोजेनमंड, रोजेनमंड, रोजेनमंड अभिक्रिया, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। तो देखिए अल्डोल कंडेंसेशन वही नहीं देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं होगा वो क्या देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, है ना। तो ढूंढिए। अच्छा, अल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों, ये चीज़ याद रखिएगा, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है। जब कि एल्डिहाइड और अल्डिहाइड के बीच में कंडेंसेशन हो, अल्डिहाइड और अल्डिहाइड के बीच में हो तब इसको बोलेंगे कि और एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में भी होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस अल्डिहाइड सॉरी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन का भी कंडेंसेशन हो सकता है और अल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन और कीटोन का भी हो सकता है, बशर्ते क्या है कि अल्डिहाइड वैसा अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्या जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो मेथेनल, मेथेनल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं। जैसे देखिए इस फंक्शनल के ग्रुप के पीछे वाला को अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे एक CH3 CH2 CH2 COH, देखिए ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसके जस्ट पीछे वाला कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको बीटा कार्बन कहते हैं और इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, बात समझ गए। तो इस ग्रुप के पीछे में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी वो अल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो देखिए ना मेथेनॉल में मिला कोई नहीं मिला, जबकि एथेनॉल में देखिएगा, एथेनॉल का मतलब क्या, CH3 COH, अल्फा कार्बन ये है तो अल्फा में 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3, तो ये तो देगा। क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब क्या हुआ, CH3 यानी एसीटोन का बात हो रहा है, ये कीटोन ग्रुप हुआ, इसके इधर भी अल्फा कार्बन और इधर भी अल्फा कार्बन, दोनों में 3 हाइड्रोजन मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितना, तो ये भी देगा, प्रोपेनॉन भी देगा, है ना। प्रोपेनल को देखिए CH3 CH2 CH, ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये है 2, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो ये भी देगा, प्रोपेनल भी देगा, है ना। इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है, मिथेनल के पास, यानी फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके कारण ये जो है सो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अच्छा, कैनिजारो अभिक्रिया जस्ट इसी का उल्टा होता है कि वैसा अल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वही कानिजारो में पार्टिसिपेट होता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड वहाँ पे कानिजारो अभिक्रिया देता है, याद रखिएगा। बेंजल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये जो है वो कैनिजारो में, किसमें, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो कैनिजारो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। 11 नंबर है, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्न में से किस यौगिक का निर्माण होता है ना। 11 नंबर पूछा गया है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से, तो लिखिए ना फॉर्मल्डिहाइड HCH
ओ सॉरी H C डबल बॉन्ड ओ एच, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। इसका अभिक्रिया करवाना है अमोनिया से यानी NH3 से, तो क्या बनेगा? ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन, हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन बनेगा। यानी कि कहने का मतलब हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन क्या, कि जैसे CH2 का होल 6 और N4, ये चीज़ बनेगा, है ना, यही चीज़ बनेगा। ये है हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन। इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे N को इधर किए CH2, फिर से N यहाँ, फिर से N यहाँ, और यहाँ CH2, ठीक है। उसके बाद यहाँ CH2, फिर यहाँ N, और इधर CH2 के साथ ये बनाएगा, और यहाँ भी बीच में CH2 यहाँ। तो गिन लीजिए, 1 मिथिलीन ग्रुप, 2 मिथिलीन ग्रुप, 3 मिथिलीन ग्रुप, 4 मिथिलीन ग्रुप, 5 और एक 6 मिथिलीन ग्रुप, यानी कि CH2 का होल 6 और नाइट्रोजन कितना 4, 1 2, बीच में यहाँ है 3 और एक 4, नाइट्रोजन 4, है ना। तो हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन बनेगा कब? जब फॉर्मल्डिहाइड यानी HCOH की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो क्या बनेगा? हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 है। निम्नलिखित में से कौन एस्टर का क्रियाशील समूह है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर पूछा गया है। तो एस्टर है ना, यही है एस्टर। एस्टर इस तरीके से बॉन्ड के थ्रू लिखते हैं, या इस तरीके से भी लिखा रहे। ये एस्टर हो गया, ये अल्डिहाइड हो गया, ये एमाइड हो गया, है ना, समझ गए। ये क्या है? एमाइड है, अल्डिहाइड है, और C नंबर क्या है? एस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? ये भी प्रश्न 100% रिपीट हो गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं। कैसे करते हैं सर? तो फॉर्मिक अम्ल से अभिक्रिया कराने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब फॉर्मिक अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि इसका HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मिक एसिड हुआ। इसका अभिक्रिया अगर करवाएंगे NaHCO3 के साथ, तो एक गैस निकलेगा साहब, CO2 गैस। अभिक्रिया होगा और गैस उत्पन्न होगा। इस गैस की पहचान कैसे करेंगे? जलती हुई माचिस की तिल्ली परख नली के ऊपर ले जाएंगे, तो ये जब बुझ जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ CO2 ही निकल रहा है और अभिक्रिया हो गया, मतलब कौन है? फॉर्मिक एसिड है। जबकि फॉर्मल्डिहाइड लेके आएंगे ना, फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। तो किससे हम ये दोनों को अलग करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अभिक्रिया RCOAG, यानी इसको फैला के लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड OOAG, है ना, ऐसा है, वो है AG। इसको Br2 के साथ अभिक्रिया यानी ब्रोमीन के साथ किसके प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में कराया गया है। तो RBr और AgBr दिया है और CO2 गैस दिया है। इस अभिक्रिया का नाम देखिए, इसका नाम हुन्स-डेकर है। ये अभिक्रिया क्या है? हुन्स-डेकर अभिक्रिया है। हुन्स-डेकर अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में। किसके? अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में, ठीक है। किससे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, याद रखिएगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया जब ब्रोमीन से कराया जाए, किसके उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब देता है अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। इस अभिक्रिया को कहते हैं हुन्स-डेकर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? हुन्स-डेकर अभिक्रिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? अच्छा, इसको हिंदी वाला इंग्लिश वाला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? अच्छा, हिंदी आप प्रश्न देख लिए। हिमांक अवनमन यानी कि मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए,
जिस भी कंपाउंड में आयन्स की संख्या अधिक होगी, याद रखिए, चूँकि एक जो डिप्रेशन इनफ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है वो डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ आयन के ऊपर। किसके ऊपर? नंबर्स ऑफ आयन। जिसमें अधिक नंबर ऑफ आयन्स बनेगा, वो है उसका जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम यानी सर्वाधिक होगा। तो यहाँ देखिए NaCl को तोड़ेंगे तो 2 आयन बनेगा, एक Na और एक Cl-। समझ गए? ग्लूकोज आयन में टूटेगा ही नहीं, यूरिया आयन में टूटेगा ही नहीं। इसमें अगर तोड़ेंगे इसको K2SO4 को तो 2K+ और एक SO4 पे 2-, यहाँ 3 आयन बना। तो अधिक आयन किस में बना? K2SO4 में अधिक आयन बना ना, तो K2SO4 जो है इसका जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे अधिक होगा। समझ गए? कैसे हम बोले? आयन चेक करेंगे, नंबर ऑफ आयन्स चेक करेंगे, है ना। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म इन सॉल्यूशन। ठीक है। 16 नंबर है, 1 फ्राइडे के बराबर होता है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। 96,500 कूलम के बराबर होता है। 96,500 कूलम, 1 फ्राइडे में 96,500 कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी जो कि सारे व्हीकल में यूज होता है ना, कार में, बस में, ट्रक में, है ना, ये सभी में जो बैटरी लगा हुआ रहता है वो कौन सा बैटरी होता है? लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि एक सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। याद रखिएगा, किसका? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल मतलब क्या? कि डिस्चार्ज भी होता है और चार्ज भी होता है ना, चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। और इसमें जो मेनली इलेक्ट्रोलाइट की रूप में जो यूज होता है किस में? लेड स्टोरेज बैटरी में, वो कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और जो कैथोड और एनोड होता है वो लेड और लेड ऑक्साइड, PbO। ठीक है। तो देखिए पूछा गया है कि लेड संचय सेल यानी लेड स्टोरेज बैटरी, इंग्लिश वाला प्रश्न पढ़ते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज। जब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड फिर से बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, है ना। जब चार्ज हो जाता है, देखिए जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में, लेकिन फिर से चार्ज करते हैं तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में। समझ गए? तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड। कब? जब चार्ज करेंगे। किसको? लेड स्टोरेज बैटरी को। बताएं, ये एक सेकेंडरी सेल है जिसमें दोनों फंक्शन होता है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों प्रकार का फंक्शन इसमें होता है ना। याद रखिएगा कि जब डिस्चार्ज होता है तो गैल्वेनिक के जैसा होता है, जब चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह अभिक्रिया करता है। मतलब क्या हुआ? कैथोड और एनोड चेंज होगा, यानी चार्ज करेंगे तब कैथोड बदल जाएगा और एनोड बदल जाएगा। और जब डिस्चार्ज होगा, यानी कि जैसे कैथोड लगाए हैं, जब चार्ज करेंगे तो ये इधर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा, उल्टा होगा, पलट जाएगा दोनों। अभी याद रखिए इस प्रश्न में कि जब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। क्या दिया गया है? इस अभिक्रिया के लिए E0 का वैल्यू दिया हुआ है +0.80 वोल्ट और इस अभिक्रिया के लिए दिया हुआ है -0.14 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? इस सेल के लिए दिए गए सेल क्या दिया हुआ है? ये Sn से Sn2 + 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, और Ag+ का 1 मोलर Ag के विद्युत वाहक बल यानी EMF निकालना है आपको, है ना। तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि सेल के जो बाईं तरफ है वो एनोड होगा और जो दाईं तरफ होगा वो कैथोड होगा। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब Sn है, क्या हुआ है?
ऑक्सीडेशन, एनोड पे कौन सा अभिक्रिया होगा, देखिए Sn जो है वो Sn2 प्लस ऑक्सीडेशन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो सिल्वर Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके, है ना, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस करेंगे, चूँकि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है, यहाँ 2 हुआ है, तो नीचे वाला इक्वेशन को 2 से गुना करेंगे, तो इसको काट लेंगे, तो ओवरऑल अभिक्रिया जो होगा वो क्या होगा, Sn प्लस 2Ag प्लस, है ना, जो देगा वो क्या देगा, Sn2 प्लस 2Ag। ये बात समझ गए, ये हुआ अभिक्रिया, ये हुआ नेट अभिक्रिया। तो जब हम ई नॉट सेल निकालेंगे तो ई नॉट सेल दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ई नॉट कैथोड का माइनस ई नॉट एनोड का, किसका, एनोड का, या नहीं तो किससे निकाल सकते हैं, पहले इसे हम निकाल के दिखाते हैं। तो ई नॉट सेल निकालेंगे ईएमएफ, सॉरी हाँ ईएमएफ ही निकाल रहे हैं। तो कैथोड के लिए, कैथोड में कौन यूज हो रहा था, जिसका दिया हुआ था, ऊपर थोड़ा सा जाते हैं, यहाँ से वैल्यू देखते हैं, कैथोड के रूप में कौन यूज हो रहा था, ई नॉट सेल निकालेंगे जब, तो क्या निकलेगा, देखिए ये निकलेगा ई नॉट कैथोड का माइनस ई नॉट एनोड का। तो कैथोड में कौन यूज हो रहा था, ये है ना, कैथोड में राइट साइड यही था ना, सिल्वर सेल में देखिए ना यहाँ दिख रहा है, तो इसका लिखेंगे प्लस 0.8 वोल्ट माइनस, और एनोड में कौन होगा, माइनस 0.1 वोल्ट। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये और ये जुट जाएगा। तो प्लस 0.8 वोल्ट को जोड़िएगा प्लस 0.14 से, तो होगा 0.94 वोल्ट, यही निकलेगा, है ना, ऑप्शन मिला ये 0.94 वोल्ट। इसके अलावा जो है वो आप नस्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। नस्ट इक्वेशन से जब आप निकालिएगा तो ई नॉट सेल, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ये हम लिख रहे हैं, ये होता है EMF इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.59 बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो हम अभिक्रिया इससे पहले नहीं लिखे थे, जो ओवरऑल अभिक्रिया, उसमें यदि देखिएगा तो कंसंट्रेशन यहाँ भी 1 मोल गिवे हैं, ये 1 और ये 1 हो जाएगा। और ई नॉट जब हम निकाले थे तो आया था प्लस 0.94 वोल्ट, और ये चूँकि ये 1 हो जाएगा तो लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, और ये 0 से पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 पूरा हो जाएगा, तो EMF क्या होगा, यही होगा फिर से। तो आप नस्ट इक्वेशन से भी निकालिएगा तो यही चीज़ आएगा, और उससे भी निकाले तो यही आया, मतलब डी नंबर सही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, है ना। जैसे देखिए वीडियो एक बार देखने से अगर आपको टाइम एक बार में नहीं मिलता है तो पॉज कर दीजिए, कुछ देर बाद देखिए, दिमाग को अस्थिर रख के देखिए, लेकिन चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर अटने दीजिए, है ना, एग्ज़ाम हॉल तक लेके जाना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है, तो ये इसको ईंधन सेल कहते हैं, फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है उसको फ्यूल सेल कहते हैं, क्या बोलते हैं, ईंधन सेल, ठीक है। 20 नंबर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है, समय के साथ घट या बढ़ सकता है, समय के साथ स्थिर रहता है, इंक्रीज विथ टाइम, डिक्रीज विथ टाइम, मे इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए तो आप समझिए कि जैसे एक अभिक्रिया लिखते हैं A प्लस B और गिव अभिक्रिया करके देता है C, तो T टाइम लिए, समय के साथ ही पूछा जा रहा है, समय के साथ ही सभी ऑप्शन में है, तो T जब समय 0 होगा उस टाइम अभिक्रिया का, जैसे अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुआ, टाइम जब अभिक्रिया जब शुरू हो गया तो मान के चलिए 2 मिनट या 5 मिनट, इस दौरान में क्या होगा, ये A और B कन्वर्ट होगा किस में, C में। तो कन्वर्ट होगा मतलब अगर यहाँ पे A का मात्रा जितना लिए थे, B का मात्रा जितना लिए थे, वो 5 मिनट के बाद मात्रा सेम ही रहेगा क्या, नहीं।
सर ये कन्वर्ट इधर हो जाएगा तो यहाँ का मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। सांद्रता जो है रिएक्टेंट का वो क्या होगा, घट जाएगा। तो कंसंट्रेशन जब घट जाएगा तो पहले के ही तरह शुरुआती की तरह अभिक्रिया का स्पीड उतना ही रहेगा क्या, नहीं, अभिक्रिया का स्पीड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि सर रिएक्टेंट जो है वो जब समय के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, और जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन घटेगा रिएक्टेंट का, वो प्रोडक्ट में कम कन्वर्ट होगा। मतलब जो रेट है, दर है, रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में बदलने का दर है वो भी क्या करेगा, घटेगा। तो समय के साथ घटती है, क्या होती है, घटती है, डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ये भी प्रश्न 100% एकदम रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, एक ही नहीं, हर एग्ज़ाम में मैं कहता हूँ कि 20 से 25 प्रश्न एकदम रिपीटेड हैं, 10 प्रश्न तो एकदम बहुत शौक से। बस रिपीटेड किस तरीके से हैं कि किसी प्रश्न को, उसी प्रश्न को, सेम प्रश्न को घुमा के उल्टा तरीके से पूछ लिया जाता है। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब क्या, यहाँ पे कंसंट्रेशन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इस पे काहे नहीं डिपेंड करेगा सर, तो वाटर यहाँ एक्सेस में है, और जो भी एक्सेस में लिया जाता है उस पर कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट रहता है। तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हो गया ना फर्स्ट ऑर्डर। चलिए ठीक है, इसमें जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है कि जो रेट होगा, क्या होगा सर, तो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसके कंसंट्रेशन के और इसके कंसंट्रेशन के। तो दोनों के कंसंट्रेशन के जब प्रोपोर्शनल होगा तो ये क्या हो जाएगा, अरे इसका पावर और इसका पावर जोड़ते हैं तो ऑर्डर होता है, लेकिन दो के कंसंट्रेशन के पावर है तो मतलब क्या हो गया, ये इसका रेट कोटि क्या हो गया, यानी ऑर्डर ही तो पूछा जा रहा है। दोनों के, इसके और इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्टेंट का पावर का कंसंट्रेशन 1 और इसका 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, तो ये तो 2 डिग्री हो गया। जबकि पूछा जा रहा है प्रश्न में क्या, प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की नहीं है। प्रथम कोटि की नहीं है मतलब प्रथम कोटि को छोड़ के या तो वो 0 ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, है ना। तो ढूंढिए, यही तो सेकेंड ऑर्डर हो गया, बाकी तो फर्स्ट ऑर्डर है। ये अभिक्रिया जो है मल्टीपल स्टेप में होता है, मल्टीपल स्टेप में होता है। अच्छा, मल्टीपल स्टेप्स में होने वाला अभिक्रिया के लिए क्या होता है कि एक स्टेप, कोई स्टेप फास्ट होगा, जैसे एक ही स्टेप में नहीं हुआ तो कोई स्टेप बहुत तेज़ी से हो गया, कोई स्टेप बहुत स्लो हुआ। तो जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होता है। रेट को कौन बताता है, जो स्लो स्टेप होता है, और रेट डिपेंड भी करता है उसी के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये सभी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है ना, लेकिन ये जो है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, साइंटिफिक नेम ही पूछा गया है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित है। साइनोकोबालामिन क्लोरोफिल में होता है, मैग्नीशियम मेटल, याद रखिएगा। क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम मेटल। हीमोग्लोबिन जो हम लोग का ब्लड में है वो है, हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन मेटल, है ना। विटामिन सी में कोई भी मेटल नहीं पाया जाता है। और जो विटामिन B12 है इसी का जो है साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबाल अमीन। साइनोकोबाल अमीन मतलब इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है, याद रहेगा। क्लोरोफिल में सर मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में सर आयरन, और विटामिन B12 में सर कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन सी में यहाँ कोई भी मेटल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, यानी कि एडिशन पॉलीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर।
तो एडिशन पॉलीमर में क्या है खासियत कि जब दो मोनोमर यूनिट, याद रखिएगा, दो मोनोमर यूनिट जब कंबाइंड करता है, आपस में जुड़ता है, तो कुछ भी बाय प्रोडक्ट के रूप में नहीं निकलता है। तब बोलेंगे कि सबका सब जुड़ गया। जुड़ गया मतलब क्या हो गया? एडिशन हो गया सर, तो एडिशन पॉलीमर हो गया। लेकिन यही अगर दो मोनोमर यूनिट आपस में जब जुड़े और या तो वाटर निकले या एसिड निकले HCl या कुछ भी कंपाउंड बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकले, तब उसको बोलेंगे कि वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्या है? संघनन बहुलक है। संघनन बहुलक है यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो अब देखिए नायलॉन 6 का यहाँ पे बात किया गया है। इसका जो मोनोमर यूनिट होता है वो कैप्रोलेक्टम होता है। क्या होता है? कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम मतलब जैसे एक 7 मेंबर का रिंग होता है जी, बना के देखते हैं, बन जाता है तो यहाँ से यहाँ गिनिए, इसमें H, इसमें O, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ ठीक है। ये है कैप्रोलेक्टम। क्या है ये? यहाँ पे सब में CH2 है, इस कोना कोना में क्या है? CH2 है सर। क्या है सर? CH2 है सर, है ना। ये कैप्रोलेक्टम है। तो ये इसका ओपन जो चेन होता है ना नायलॉन 6 का, वो होता है ऐसे NH, जैसे चेन को खोल देंगे CH2 यानी मिथिलीन कितना था? 5 था, और एक था इधर CO। ये जो है ना, ये रिपीटिंग यूनिट होता है किस में? नायलॉन 6 में। नायलॉन 6 का रिपीटिंग यूनिट यही होता है जो कैप्रोलेक्टम जो रिंग में फॉर्म में था वही रिंग खुल गया है ना। जैसे इसको यहाँ से जोड़ देंगे बालक, तो रिंग फिर से बन जाएगा। कितना? 7 मेंबर का। गिनिए ना, एक, ये 1 और 5 6 और 1 7 मेंबर का। तो नायलॉन 6 मेरे कहने का मतलब है कि मोनोमर हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, तो कैप्रोलेक्टम। क्या होता है? क्या होता है? कैप्रोलेक्टम, है ना। कैप्रोलेक्टम, ठीक है। ये चीज़ हुआ किसका? नायलॉन 6 का। अच्छा, नायलॉन 6 का अगर मोनोमर पूछा जाए तो इसका हम कई बार बताए हैं, हेक्सामिथिलीन डायमीन, यानी मिथिलीन 6, CH2 यहाँ कितना? 6, और डायमीन मतलब NH2, 2 अमीन, और मिथिलीन CH2 ग्रुप कितना? 6, प्लस एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड मतलब HOOC CH2 का होल 4 COOH, ये एडिपिक एसिड है। तो इसमें कंबाइंड करेगा यहाँ से OH और इस अमीन का एक H और OH मिलके निकल जाएगा क्या? H2O। तो वाटर लूज हुआ ना, वाटर लूज हुआ मतलब ये भी क्या हुआ? एक प्रकार का कंडेंसेशन। एडिशन नहीं हुआ। यहाँ भी हम बात कर रहे थे कि वाटर निकल रहा है, तो ये भी क्या हुआ? कंडेंसेशन। इसमें देखिए उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसी का जो हाई डेंसिटी पॉलीमर होता है ना, उसमें क्या होता है कि इतना दबा दिया जाता है कि इसमें ब्रांचिंग हो जाता है ना, ब्रांचिंग हो जाता है। तो ये है ना, इसमें से देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है, एक इधर खुल जाएगा, एक बॉन्ड इधर खुल जाएगा, तो क्या बनेगा सर? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये रिपीटिंग यूनिट है ना। पॉलीथीन का रिपीटिंग यूनिट यही होता है CH2। अब यही आगे बढ़ते जाएगा CH2 इतना बढ़ जाएगा ना आगे, ऐसा CH2 लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा। तो यूनिट तो यही है। तो एक यूनिट और 2 यूनिट कंबाइंड जब किया तो कुछ निकला? कुछ भी नहीं निकला। इसमें तो वाटर निकल रहा था। यहाँ 2 मोनोमर यूनिट यानी इथिलीन का 2 मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइंड करके बनाया जब चेन, तो कुछ निकला? कुछ भी नहीं निकला। मतलब सबका सब ऐड हो गया, तो ऐड हो गया मतलब एडिशन हो गया। एडिशन पॉलीमर कौन हुआ? तो उच्च घनत्व वाले पॉलीइथीन, यानी पॉलीइथीन का कोई भी वैरायटी बोल ले, पॉलीइथीन बोले,
हाई डेंसिटी बोले, लो डेंसिटी बोले, लेकिन पॉलीथीन है मतलब वो एडिशन पॉलीमर है। समझ गए? ठीक है। उसके बाद अस्टायरिन बोले, पॉलीस्टायरिन बोले, है ना। उसके अलावे जो है सो बुना एस बोले, बुना एन बोले, वो सभी का सभी एडिशन पॉलीमर का उदाहरण है। अच्छा, डेक्रॉन यहाँ है, वो भी कंडेंसेशन है। डेक्रॉन क्या है? आंसर तो हमारा ये हो गया। एडिशन पॉलीमर कौन है? हाई डेंसिटी वाला पॉलीमर, पॉलीथीन। डेक्रॉन पूछा गया है तो याद रखिएगा कि डेक्रॉन का सर मोनोमर क्या होता है। ठीक है। तो डेक्रॉन का मोनोमर जो है वो इथिलीन ग्लाइकोल, यानी CH2 पे OH, ये यहाँ भी OH, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड। क्या होता है सर? टरथैलिक एसिड, COOH, और यहाँ भी इधर भी एसिड ग्रुप लगेगा, HOOC। इधर भी एसिड ग्रुप और इधर भी एसिड ग्रुप। इसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड। ठीक है। और ये हो गया इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है। तो ये जो दोनों है वो किसका मोनोमर है सर? डेक्रॉन का। और डेक्रॉन का ही दूसरा नाम है सर टर्लिन। क्या नाम है सर? टर्लिन। समझ गए? टर्लिन बोलते हैं, है ना। टर्लिन, TRLYNE, टर्लिन। चलिए, ये हो गया। समझ गए चारों ऑप्शन का, सभी का मोनोमर समझ गए। और ये है एडिशन। बाकी तीनों का तीनों क्या हो गया? तीनों का तीनों हो गया सर हमारा कंडेंसेशन। ठीक है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो होगा 25 नंबर, देखते हैं। जो F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है? तो टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। टेट्राफ्लोरोइथेन, इसको ही कहते हैं, याद रखिए, टेट्राफ्लोरोइथेन, टेफ्लॉन। आजकल जो इंडक्शन में चढ़ने वाला कोटिंग जिसको बोलते हैं कि टेफ्लॉन कोटिंग बर्तन आए हैं, नॉन स्टिकी, स्टिकी बर्तन जो चढ़ता है ना, ब्लैक वाला, सब में उसमें टेफ्लॉन कोटेड होता है। जानकारी के लिए एक बात बता दें कि टेफ्लॉन कोटेड जितना भी बर्तन है वो देखने में तो काफ़ी एडवांस होता है, लोग उसको मॉडर्न एज का बर्तन मान रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित भी कहते हैं कि हाँ हम टेफ्लॉन वाले बर्तन पे खाना बनाते हैं, ये है वो है, तरह तरह का बात। लेकिन ये टेफ्लॉन का कोटेड वाला बर्तन में है ना, वो घिस घिस के सारा जो टेफ्लॉन है वो कहाँ चला जाता है? तो आदमी के आंत में, पेट में, और ये पेट में जाके कैंसर जैसा कई बीमारी का कारण बनता है। तो इसलिए मेरा पर्सनल एक सजेशन होता है कि टेफ्लॉन जैसे कोटेड जो बर्तन हैं उनका इस्तेमाल कम ही रहे तो ठीक है ना। आदमी अपनी सुविधाओं के लिए क्या कर रहा है? जहर पी रहा है। तो ये जो है किसका एकलक है, मोनोमर है? ये मोनोमर है टेफ्लॉन का। नायलॉन 6 का हम आपको बता दिए हैं, ग्लैप्टल होता है मोनोमर, है ना। सॉरी, कैप्रोलैक्टम, ग्लैप्टल नहीं, जबान फिसल जाती है। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। ग्लैप्टल एक नया यहाँ पे आया है, और बुना एस तो हम बताए हैं कई बार वीडियो में, लेकिन ये दोनों का चर्चा कर देते हैं। टेफ्लॉन का तो मोनोमर यहाँ हो गया, नायलॉन का जस्ट ऊपर ही बताए हैं। तो ग्लैप्टल का जो अगर हम बात करें, ग्लैप्टल सबसे पहले बताते हैं। तो देखिए CH2 यानी इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, ऐसा वाला, यहाँ पे एसिड 1,2 डाई एसिड, यहाँ पे एसिड, अगर ये रहे तो बनेगा क्या? ग्लैप्टल। समझ गए? और अगर ये एसिड ग्रुप यहाँ नहीं रह के इथिलीन ग्लाइकोल के साथ एसिड ग्रुप अगर यहाँ आ जाए बच्चा लोग, तो होगा डेक्रॉन का। ये क्या हो जाएगा? डेक्रॉन हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ गए? ग्लैप्टल के लिए एसिड कहाँ होना चाहिए? 1,2 पे, यानी ये एसिड यहाँ नहीं रह के यहीं पे होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद एक बात हो रहा है बुना एस का। तो बुना एस में जो है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ब्यूटाडाइन हो गया।
ठीक है। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। याद रखिए स्टाइरिन का होता है CH2 डबल बॉन्ड, ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 CH होगा, 5 तो नहीं होगा किसी भी हालत में, CH ही होगा, CH2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो ये स्टाइरिन हो गया। यानी कि 1 3 ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन जो है वो मोनोमर है किसका, बुना एस का। अच्छा, मोनोमर बार बार हम कह रहे हैं मोनोमर, मतलब क्या हुआ, एक लख, जैसे जो पॉलीमर होते हैं उसमें ऐसे ऐसे कई हजार करोड़ एक लख जो हैं आपस में मिल के पॉलीमर को बनाते हैं। तो जो पॉलीमर का सबसे छोटा यूनिट है ना वो क्या है, तो बुना एस पॉलीमर बनाने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट है वो यही यूज होता है, 1 3 ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन, है ना, 1 3 ब्यूटाडाइन एंड अस्टाइरिन। जबकि यहाँ पे बुना एन अगर पूछा जाता, बुना एन कमेंट कीजिए। ये आपके लिए है आज का एक क्वेश्चन, तो आपको बताना होगा कि बुना एन का सर मोनोमर क्या होता है। बुना एन का मोनोमर अगर बच्चा कोई लिख दिया कमेंट में तो हम समझेंगे कि पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है। क्योंकि बुना एन बुना एस लगभग सभी पॉलीमर का जो है सो इतना वीडियो के दौरान सभी पॉलीमर का मोनोमर यूनिट का चर्चा मेरे द्वारा ही कर दिया गया है। अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो जवाबदेही आपकी होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार का कमी रहता है तो सारा गलती सर के ऊपर डाल देना है कि पढ़ाई नहीं हुआ। क्लियर बात, आप ना पढ़ें बदनामी हमारे सर पे, इसलिए हम इतना मेहनत करके चाह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, भिड़े रहिए और एकदम तोड़ना है फोड़ना है, अच्छा अंक से पास करना है और ज़िंदगी में कुछ करना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।